कहानी एक थी शिरीन, ये इस कहानी का छठा भाग है, पुनर्जन्म। बातचीत में रमाकांत राव और शशिकला दोनों का स्पष्ट उल्लेख था। दोनों की हथेलियां पसीने से भीग गई थी, लेकिन वो अभी भी बाहर से शांत दिख रहे थे। रमाकांत राव डर गया था और कहा, भाई आप सही कह रहे हो, मैं कैसे इनकी मदद कर सकता हूं? आप 4 सबसे प्रसिद्ध युवा पुरुषों में से एक हैं। हो सकता है कि यह आपने किया हो, क्योंकि आप ऐसी लड़की से शादी करना नहीं चाहते हो। बहुत विनम्र मत हो भाई। जब से तुम दुर्लभ सोने के साथ खोजे गए थे पिछले साल, आप एक अलग व्यक्ति में बदल गए। आप बिल्कुल अलग हुआ करते थे। ये निश्चित रूप से एक बड़ी उपलब्धि है। भीम सिंह मुस्कुराए। रमाकांत राव के स्पष्टीकरण को सुनते ही शिरीन भी मुस्कुराई। उसका मंगेतर वर्तमान सम्राट की एक उपपत्नी का बेटा था, लेकिन वो सम्राट का पसंदीदा नहीं था। रमाकांत राव को एक छिपी हुई प्रतिभा के साथ पाया गया। जब वो 3 साल का था, तब से वो बेकार हो गया था। इस घटना के कारण सम्राट परेशान था, इसीलिए महल में मां और बेटे ने एक अच्छे जीवन का आनंद नहीं लिया। बाद में सम्राट ने शिरीन को अपनी बहू के रूप में नियुक्त किया, लेकिन उन्होंने ये घोषणा नहीं की वो किस राजकुमार के साथ विश्वासघात करेंगे और उसे उसकी पत्नी बनाएंगे। हालांकि जब शिरीन उसकी आत्मशक्ति में शून्य प्रतिभा के साथ खोजी गई थी, कोई भी उससे सगाई के लिए स्वीकार करने को तैयार नहीं था। सम्राट उग्र था, वो अपने वादे के खिलाफ नहीं जाना चाहता था। रमाकांत राव की मां बड़ी समझदार थी और सम्राट के साथ बोझ साझा करने के लिए भी तैयार थी। इसीलिए उसने अपने बेटे की सेवा करने और सगाई को स्वीकार करने का फैसला किया। मगर रमाकांत राव को यह मंजूर नहीं था। चूंकि वजीर ने सम्राट को एक मामले को सुलझाने में मदद की थी, इसलिए सम्राट को लगा उनकी बेटी के साथ अपने किसी बेटे की शादी करवाकर वो उसकी मदद कर देंगे। तब से उन्हें बहुत अच्छा समझा जाने लगा। हालांकि रमाकांत राव और उनकी मां का अपना गुप्त षड्यंत्र था। उसने सोचा रमाकांत राव के लिए एक ससुराल ढूंढना मुश्किल था, क्योंकि उसकी गिनती बेकार व्यक्ति में होती थी। हालांकि शिरीन बदसूरत और बेकार थी, मगर वो थी वजीर की पहली पत्नी की बेटी, और एक महान वजीर की बेटी से शादी करना उनके लिए फायदेमंद हो सकता था। इसके अलावा भीमपुर में हर पुरुष एक से ज्यादा ब्याह कर सकता था और सिर्फ बच्चा करके बाद में दूसरी शादी करके शिरीन से गलत धंधा करवा सकता था। इसीलिए उसे सिर्फ शिरीन से बच्चा चाहिए था। वो भविष्य में कुछ सुंदर मालकिनों से शादी कर सकता था। रमाकांत राव में छिपी प्रतिभा उनकी उम्मीदों से परे थी। ये था जब वो केवल 15 साल का था। तभी एक दुर्लभ प्रतिभा उसके अंदर थी, जिसने उसे प्रतिष्ठित बना दिया था। प्रतिभाशाली, जो संभवतः अन्य सभी राजकुमारों के बीच उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकते थे। रमाकांत राव तब कई युवा लड़कियों के आकर्षण का केंद्र बन गए थे। शशिकला सहित कई और लड़कियां उनका ध्यान पाना चाहती थीं। कहने की जरूरत नहीं है, रमाकांत राव और उसकी मां शिरीन से संतुष्ट नहीं थे। वो सगाई रद्द करने का तरीका खोजने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अफसोस, सम्राट ने वादों को प्राथमिकता दी और वजीर श्याम सिंह को धोखा नहीं दिया। उन्होंने अपने स्वयं के शब्द के खिलाफ जाने की अनुमति नहीं दी थी। इसीलिए उन्होंने शिरीन के लिए कई तरीके आजमाए और मुसीबतें खड़ी की। रमाकांत राव ने शिरीन के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया जब उन्हें प्राथमिकता नहीं दी जा रही थी सम्राट द्वारा। वो उसे एक यात्रा पर ले गए और भी कहीं न कहीं घुमाने ले जाते रहे। इसीलिए पिछली मालकिन उससे पूरे दिल से प्यार करती थी और उसे एकमात्र धूप के रूप में देखती थी। दुर्भाग्य से रमाकांत राव ने उसे धोखा दिया और उसे मारने का षड्यंत्र रचा। शिरीन झुकते हुए भीम सिंह को देख रही थी। वो ये सोच रही थी कि वो उसकी मदद क्यों कर रहा है और उसका इरादा क्या था। न्याय की भावना, ये नहीं हो सकता। 8वें राजकुमार के बारे में अफवाह थी कि वो एक दुष्ट था और ठंडे खून वाला व्यक्ति था। वो हर लड़की के प्रति बेहद विनम्र था, लेकिन वो हुकुम सिंह जैसा अय्याश था। उसे लग रहा था कि उसे इंसाफ नहीं मिलेगा। यह संभव था कि भीम सिंह अपने छोटे भाई से ईर्ष्या करता था। बिल्कुल नहीं, वो निश्चित रूप से रमाकांत राव से बेहतर था। वो लड़की की प्रतिभा अच्छे से पहचानता था। राजकुमार भीम सिंह भीमपुर साम्राज्य का पहला ज्ञानी था। उसकी शक्ति रमाकांत राव की तुलना में बड़ी बेहतर थी। नहीं, संभवतः कोई अधिक कमजोर व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं कर सकता। न्यायाधीश महोदय ने रमाकांत राव और भीम सिंह के बीच की बातचीत सुनी। वो उठे और कहने लगे, मेरे 8वें राजकुमार, कृपया चिंता ना करें, मैं इसकी पूरी जांच करूंगा। भले ही हमें बिटिया के निवास में कुछ भी मिले, हम लक्ष्यहीन न्याय नहीं करेंगे, कोई भी लापरवाही पूर्ण निष्कर्ष भी नहीं देंगे।
कृपया हमारे साथ रहें और धैर्य रखें। वास्तव में वो विश्वास नहीं करता था कि शिरीन को रमाकांत राव ने पहले भी धोखा दिया था। कोई भी वजीर के घर में ऐसे आ जा नहीं सकता था। ये एक बेकार बयान था कि शिरीन निवास से बाहर निकल गई थी और पूरी रात वापस नहीं आई। वजीर के घर पर बहुत सख्त सुरक्षाकर्मी थे। इसके अलावा 2 लोगों ने दावा किया कि वो घर नहीं आए थे। पूरी रात की जानकारी का एक भी विश्वसनीय स्रोत नहीं था और जादुई रूप से उसके बेडरूम में चीजें दिखाई देने लगी थी। अगर घर में कोई नहीं आया था, वो एक कचरा था। वो बिना किसी को देखे चुपके से बाहर कैसे निकल सकती थी? अगर ऐसे कोई भी आने जाने लगा तो वजीर की सुरक्षा बेकार थी। उसे जरूरत थी बेहतर सुरक्षा कर्मियों की। इसीलिए बिटिया शायद निर्दोष थी और उसे कोई फंसाने की कोशिश कर रहा था किसी परेशानी में। 1 घंटे बाद कुछ लोग आंगन की तलाशी लेकर लौट आए। उनकी रिपोर्ट के अनुसार उनमें से किसी को भी कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। दूसरे शब्दों में शिरीन निर्दोष थी। यह सुनते ही बड़ी बहन निराश हो गई। शशिकला पीली पड़ गई क्योंकि उसने शिरीन के कमरे में बिस्तर के नीचे नशीले पदार्थ रखे थे। क्या वो गायब हो गए थे? क्या उसे पहले से पता चल गया था और इसने उन्हें कहीं और छिपा दिया? इसके अलावा उसकी मां के एक व्याख्यान के लिए सुरक्षा कर्मियों को इकट्ठा किया गया था ताकि शिरीन के लिए बाहर चुपके से जाने का एक अवसर बने। उसने उसे चुपके से बाहर जाते देखा और इस प्रकार उसने अपनी मां को एक संदेशा भेजा ताकि वो अपने कर्तव्यों को फिर से शुरू करने के लिए सुरक्षा दल को बर्खास्त कर सके। उन्हें वजीर के निवास की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सख्त निरीक्षण करने का आदेश दिया गया था। यहां तक कि शशिकला इतनी सख्त सुरक्षा निरीक्षण के तहत चुपके से भी नहीं जा सकती थी। इसीलिए उसे अंदाजा नहीं था कि शिरीन घर पर वापस कैसे आई। वो उलझन में थी और उसे उसका दिल भारी भारी महसूस हो रहा था, लेकिन वो किसी को ये बात बता नहीं सकती थी। उसका दिल गुस्से से भर रहा था और वो पहले से ही सोच रही थी कि छोटी को कैसे मारना है बाद में। यहां रमाकांत राव भी गुस्से में था। उसे पता नहीं था कि संभवतः हुआ क्या था। वो जान ही नहीं पा रहा था कि किसके कारण उसकी पूर्ण योजना विफल हो गई। उन्होंने शिरीन को देखा और महसूस किया कि वो सामान्य से अधिक सुंदर दिखती है, लाल निशान की परवाह किए बिना। शायद ये इसीलिए था क्योंकि उसने आज इतनी समझदारी का प्रमाण दिया था। वास्तव में उसे अच्छा लग रहा था। यह अजीब था क्योंकि वो उसके प्रति आकर्षित हो रहा था। लगता है छोटी बच्ची का पुनर्जन्म हुआ था। हालांकि वो अभी भी उसकी पत्नी होने के लिए अयोग्य थी। जैसा कि उसने सम्राट से प्यार प्राप्त किया था, उसकी पत्नी को एक उत्कृष्ट होना चाहिए। उसे शिरीन की तरह बेकार कचरे की बजाय शशिकला जैसा समझदार होना चाहिए। हालांकि छोटी लड़की पूरी तरह से बेकार नहीं थी। वो अभी बच्चा पैदा करने का एक जरिया थी। जब वो अभी भी अपनी योजना के बारे में सोच रहा था, उसने सुना कि श्याम सिंह ने बात की। न्यायाधीश महोदय, कृपया उन 2 नौकरों को दंडित करें जिन्होंने जानबूझकर झूठे आरोप लगाए थे। इसके पीछे कोई होना चाहिए। कृपया हमें पता लगाने में मदद करें कि वो कौन है। इन सभी परेशानियों का कारण कौन था जिसके कारण बिटिया और मेरा परिवार बदनाम हुआ। न्यायाधीश महोदय ने जल्दी से उसे वादा किया कि वो कुछ न कुछ जरूर करेंगे। श्याम सिंह ने रमाकांत राव से कहा, 12वें राजकुमार, ये वास्तव में भाग्यशाली है कि हमारी बेटी आरोपों से मुक्त है। तुम चिंताओं से भी मुक्त हो। रमाकांत राव ने अनिच्छा से मुस्कुराते हुए कहा, आप सही कह रहे हैं। मुझे पता था कि वो ऐसा नहीं करेगी। मैं उसे जानता हूं। सच में मुझे काफी राहत मिली। सब समाप्त हो गया। हर कोई घर छोड़ के जाने लगा था। शिरीन जो इस पूरे समय एक तरफ खड़ी थी, अचानक उसने आवाज दी, मेरे 12वें राजकुमार, मैं आपकी सलाह लेना चाहूंगी। मुझे लगा कि मैं तुम्हारे साथ जांच करूंगी किसी और दिन, लेकिन क्योंकि आप पहले से ही आज और तुच्छ मामलों में यहां हैं, तो हम किसी और दिन बात करेंगे। शिरीन ने आगे कहा, क्या आप मुझे कुछ समस्याओं को हल करने में मदद कर सकते हैं? रमाकांत राव ने सुनने की पूरी कोशिश की और कहा, हाँ, आपको क्या चाहिए? शिरीन ने धीरे से अपनी जेब से एक कागज की चिड़िया निकाली और कहा, मुझे कल एक पत्र आया था और एहसास हुआ कि यह आपका लेखन था। आपने मुझे आमंत्रित किया था निंगू पर्वत के पास अपने गुप्त निवास पर मिलने के लिए। अपनी बात पूरी करने से पहले रमाकांत राव का चेहरा बुरी तरह से परेशान था। वास्तव में उसने उसके आंगन में ऐसा संदेशा छोड़ने के लिए किसी को नियुक्त किया था। तथापि उसे याद आया कि उसने शिरीन को पत्र पढ़ने के बाद जलाने के लिए भी कहा था और उसने उसके निर्देश का पालन नहीं किया। हालांकि वो खुद को स्वीकार करने के लिए नहीं मना सका। उसने उसे रोका और कहा, सुनो, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैंने ऐसा कोई पत्र नहीं लिखा है।
इसके अलावा मेरी निंगबू पर्वत के पास कोई भी निजी संपत्ति नहीं है। क्या तुम मुझे जाने की अनुमति दे सकती हो? ये नकली होना चाहिए। उसने अपनी बाहें बढ़ाकर पत्र को हथियाने की कोशिश की। इससे पहले वो हर किसी को प्रतिक्रिया देने में कामयाब हो, वो सबूतों को नष्ट करना चाहता था। चिट्ठी प्राप्त करने की जल्दी में होने के कारण उन्होंने अचानक अपनी तलवार का इस्तेमाल किया। वो बहुत तेज था। श्याम सिंह भी उसकी तेजी से भौचक्का रह गया। वो बहुत आश्वस्त था कि वो पत्र छीन लेगा। हालांकि शिरीन उसके पत्र छूने से पहले ही हट गई। रमाकांत राव दंग रह गया। शिरीन ने उसे मासूमियत से देखा और कहा, क्या तुम्हें यकीन है कि ये नकली है? मैं आपके लेखन को पहचान सकती हूं। वो अचानक घूमी और 8वें राजकुमार को देखा, जो फिजूल में खड़ा था अपने प्रशंसक के साथ। मैंने सुना कि 8वें राजकुमार सुलेख में अच्छे हैं, हम क्यों ना उनकी मदद लें? उसने तुरंत भीम सिंह के हाथ में पत्र रख दिया। रमाकांत राव पीला पड़ने लगा था, क्योंकि 8वें राजकुमार चित्रकार और सुलेख में विशेषज्ञ थे। उसकी तेज आंखों से बचने का कोई रास्ता नहीं था और ये वास्तव में उसका ही लेखन था। वो आसानी से बता सकता था कि क्या एक नकली लिखावट है या नहीं। रमाकांत राव गहरे संकट में था। चिट्ठी खोलते ही भीम सिंह का हाथ कांप गया। उसने पत्र देखा और फिर शिरीन पर अपनी टकटकी स्थानांतरित कर दी। शिरीन अपनी छाती के सामने अपनी बाहों को निर्दोष रूप से मोड़कर खड़ी हो गई।